ग्रंथ के लेखक या रचयिता कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। कमेंट करने से तैयार रहेगा आपका भी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? गणपति चंद्रगुप्त, सुमन राजे, बच्चन सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए, इसका उत्तर बताइए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा जाता है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमन राजे के द्वारा, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है सुमन राजे के द्वारा लिखा जाता है। इसके बाद इनकी ये अन्य जो विकल्प हैं इनके भी उत्तर देख लेते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम रहता है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। साथ में इनको भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी याद करते चलिए साथ में। बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम रहता है? उत्तर दीजिए। बच्चन सिंह ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है? अक्सर पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है, दूसरा इतिहास। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है? सबको पता है, लिख देते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन के वर्ष क्या है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने कब लिखा है? इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 9, 12 या 36। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 84। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। यदि पूछा जाए नाथों की संख्या कितनी है तो उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। और यदि पूछा जाए आलवार भक्तों की संख्या कितनी है तब उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी कमेंट करिए। देख लेते हैं सिद्धों की संख्या कितनी है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सिद्ध कितने हैं? सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। इसके बाद नाथों की संख्या कितनी है? नाथ 9 माने जाते हैं। इसके बाद आलवार जो भक्त हैं, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसको देख लेते हैं। तो 12 आलवार भक्त है, ठीक है, इनको भी साथ में याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, गोरखनाथ और उनका युग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ और उनका युग पुस्तक के लेखक का क्या नाम रहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़हत्वाल, राहुल संकृत्यायन या रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीताम्बर दत्त बड़हत्वाल, ब वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है? कमेंट करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा क्या लिखा जाता है? हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके बाद एक और अन्य ग्रंथ लिखा जाता है, उसको कमेंट करिए। हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनको भी साथ में याद करते चलिए। फिर देख लेते हैं राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है? कमेंट करिए। शुक्ल जी के द्वारा कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है और कब लिखा जाता है? इसको भी कमेंट करिए। फिर अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार का काव्य है? प्रेम काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, यहाँ पर नीति है, भक्ति काव्य मिसप्रिंट हो गया है। तो ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार का काव्य है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम काव्य, ठीक है। और ढोला मारूरा दोहा दोहा
किसके द्वारा लिखा गया है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। फिर अगला प्रश्न है, संत कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा जाता है? शुक्ल जी के द्वारा, हजारी प्रसाद के द्वारा, राम कुमार वर्मा के द्वारा या श्याम सुंदर दास के द्वारा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। संत कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। ठीक है, बा वाला उत्तर सही हो जाएगा। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम याद हो चुका होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1929 ईस्वी। ठीक है, देख लेते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार की वर्मा, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, और श्याम सुंदर दास, इनका आप कमेंट करिएगा, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में पद्मावती के रूप का वर्णन है? पद्मावत, अखरावट, कन्हावत या उपर्युक्त सभी? यहाँ पर अखरावट है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर कन्हावत है, कन्हावत। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है? पद्मावत, जिसमें पद्मावती का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रहता है? पद्मावत रहता है। ठीक है, पद्मावत। और इसमें कितने समय या खंड हैं? तो इसमें 57 खंड हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और देख लेते हैं इसके नायक कौन रहते हैं? नायक, नायिका, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, रतन सेन रहते हैं, रतन सेन। इनकी पत्नी रहती है नागमती, और नागमती के कहने, ये रतन सेन पद्मावती के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उनसे विवाह करने के लिए सिंघल द्वीप जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? सिंघल द्वीप, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? तो भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से मुख्य रूप से की है? यहाँ पर स्वांतः सुखाए। ठीक है, स्वांतः सुखाए। यहाँ पर लोकहित या लोक संग्रह, यश प्राप्ति या राजस्व? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस किस लिए की थी? स्वांतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोकहित या लोक संग्रह। ठीक है, इसके लिए की थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न इसमें और देख लेते हैं, तुलसीदास, इनकी रचना का क्या नाम है? रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, और भी रचनाएं हैं, कौन सी है? कवितावली, कवितावली। और क्या है? विनय पत्रिका। और क्या है? गीतावली, गीतावली। और क्या है? जानकी मंगल। और क्या है? पार्वती मंगल। फिर है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं,
रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, या राम कुमार वर्मा ने? तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। फिर अगला प्रश्न है, मतिराम की कौन सी रचना अलंकार ग्रंथ है? रसराज, ललित ललाम, भृत्य कौमुदी या सतसई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मतिराम की कौन सी रचना अलंकार ग्रंथ है? उत्तर हो जाएगा ललित ललाम। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल, सुधार काल, छायावाद या प्रयोगवाद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मनमोहन द्विवेदी? मनमोहन सिंह नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, मनमोहन द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। ठीक है, और इसका समय क्या रहता है द्विवेदी युग का? ये भी देख लेते हैं, द्विवेदी युग का समय क्या रहता है? 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और सर महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता है? इसको आप कमेंट करिए, उत्तर दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सरस्वती द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है और इसके द्वारा हिंदी भाषा के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त किए गए हैं? ये भी प्रश्न पूछता है, तो इसका उत्तर कमेंट करिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बनाए जाते हैं? तो 1903 ईस्वी में बनाए जाते हैं। और कब तक बनाए जाते हैं? कब तक रहते हैं? 1920 तक। ठीक है, तो 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? उत्तर दीजिए, तो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला की रचना है। और निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचना जो है उसको भी देख लेते हैं, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है राम की शक्ति पूजा हो गया। इसके बाद एक है तुलसीदास, इसके बाद एक और है सरोज स्मृति। इनको याद रखिएगा, बाकी तो बहुत सारे हैं, अणिमा बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, ये सारी इनकी रचना है। ठीक है, कुकुरमुत्ता, बहुत सारी रचनाएं। ठीक है, फिर इनको देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना का नाम क्या है? इसका उत्तर दीजिए, तो उत्तर हो जाएगा कामायनी। कामायनी, कामायनी का प्रकाशन वर्ष कमेंट करिएगा क्या है? कामायनी का प्रकाशन कब होता है? और देख लेते हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं, कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। चिंता हो गया, आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य,
और आनंद, ये 15 सर्ग हैं, ठीक है। इनका सीरियल पूछ लिया करता है, तो याद रखिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का संबंध किस काव्य धारा से है? छायावाद, आलावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का समय काव्य धारा क्या है? आलावाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। और इनकी रचना क्या है? रचना भी देख लेते हैं। मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु कलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, बहुत सारी रचनाएं, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन हैं? इसको भी देख लेते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है। प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है। पंत की क्या है? चिदम्बरा है, बहुत सारी हैं, ठीक है, चिदम्बरा। निराला की राम की शक्ति पूजा। और तुलसीदास है, सरोज स्मृति है। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? निहार रश्मि नीरजा, निहार रश्मि नीरजा, सांध्य यामा, यामा में इनका संकलन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 1951, 1959 या 1965? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या रहता है? तो उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी, ठीक है। और ये जो तार सप्तक हैं, इनका संपादन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो तार सप्तक जो लिखे गए हैं, 4 सप्तक हैं, इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम इसलिए लिख दिए क्योंकि इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके द्वारा 4 सप्तकों का प्रकाशन किया जाता है। पहला है तार सप्तक। ऑप्शन में दे देता है कि तार सप्तक किस नाम से लिखा जाता है? तार सप्तक, पहला सप्तक, ये सब दिया रहता है, ठीक है। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तो इसका नाम क्या रहेगा? तार सप्तक, ठीक है, पहला सप्तक नहीं रहेगा। फिर दूसरा है दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक। फिर है तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। फिर है चौथा सप्तक। अब इनका तार सप्तक कब प्रकाशित होता है? 1943 में, ठीक है। दूसरा सप्तक 1951 में आता है और तीसरा सप्तक 1959 में आता है। चौथा सप्तक कमेंट करिएगा, चौथा सप्तक कब प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, ये भी बताइए। और किसके द्वारा लिखी जाती है, इसको भी कमेंट करिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी या संस्मरण? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी जाती है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी जाती है? हजारी प्रसाद
बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी जाती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इनके अन्य उपन्यास भी है। चारुचंद्र लेख है, चारु लेख, पुनर्नवा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हरीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? गोदान, महिलाचल, तमस, गुनाहों का देवता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। हरीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा मैला आंचल, ठीक है। ये पूर्णिया का इसमें चित्रण किया गया है, पूर्णिया बिहार, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। किस अंचल क्षेत्र का चित्रण किया गया? तो पूर्णिया बिहार का। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। और इसका रचना काल क्या है? कमेंट करिएगा। तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा जाता है। प्रकाशन वर्ष कमेंट करिएगा। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती के द्वारा कौन सा गीत नाट्य लिखा जाता है? इसका उत्तर कमेंट करिएगा। गीत नाट्य इनके द्वारा कौन सा लिखा जाता है? तो अंधा युग लिखा जाता है, अंधा युग। इनका सारा कमेंट करिएगा तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या मोहन राकेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इनके अन्य नाटक कौन से हैं? सज्जन, कल्याणी प्रणय, राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारे इनके अन्य नाटक हैं। प्रमुख कौन है? चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी, इनको तो याद रखिएगा, ठीक है। मोहन राकेश के भी नाटक पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। तो इनके द्वारा कौन से नाटक लिखे जाते हैं? आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। इसके बाद दूसरा नाटक क्या है? इनका दूसरा नाटक क्या है? लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। और तीसरा सबसे चर्चित नाटक क्या है? आधे अधूरे, आधे अधूरे, ये भी याद रखिएगा। आषाढ़ का एक दिन के नायक कौन है? तो कालिदास है, कालिदास है, मल्लिका है, और इसका विलोम पात्र जो रहता है, यानी खल पात्र कौन रहता है? विलोम। विलोम क्या रहता है? कालिदास का उल्टा रहता है, ठीक है। इसका विपरीत रहता है विलोम। तो जो गुण कालिदास में नहीं होते वो विलोम में होते हैं, और जो विलोम में गुण होते हैं वो कालिदास में नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। आधे अधूरे के पात्र क्या है? सावित्री इसकी प्रमुख पात्र है, सावित्री इसकी प्रमुख पात्र है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पूस की रात है, ठीक है। पूस की रात कहानी में मुख्य पात्र हल्कू के साथ कौन सा जीव उसका सच्चा साथी रहता है? पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, इसको पढ़िएगा अगर ना पढ़े हो। इसमें जाड़े की एक रात का चित्रण किया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी कहानी है, पढ़िएगा अगर ना पढ़े हो। पूस की रात कहानी में हल्कू जो पात्र रहता है उसके साथ कौन सा जानवर रहता है? गाय, कुत्ता, घोड़ा या बिल्ली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुत्ता रहता है, और इसका नाम रहता है जबरा, ठीक है। एक रात की कहानी है और उसमें किसान की
जो जीवन है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। फिर अगला प्रश्न, इसको एक और देख लेते हैं, प्रेमचंद्र, ये किसकी रचना है ये भी देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेमचंद, प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण कहानी है पूछ की रात। इनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं। तो इनका जो प्रमुख उपन्यास है क्या है, गोदान, ठीक है। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है आप लोग कमेंट करिएगा। और इसके बाद इनके अन्य भी वो है उपन्यास है, जिनमें सेवा सदन है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, गबन हो गया और गोदान हो गया। गोदान तो हुआ ही है। मंगल सूत्र इनका अपूर्ण नाटक है, उपन्यास है मंगल सूत्र। ये क्या है, अपूर्ण रचना है, ठीक है। एक कर्म भूमि भी है, यहाँ पर छूट गया है, कर्म भूमि। तो इनके ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, याद रखिएगा इनको भी। प्रेमचंद की चर्चा हुई है तो इनके उपन्यास भी देख लीजिए, अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बोलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो क्या बोलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इनके द्वारा इसके कितने खंड लिखे गए हैं ये आप लोग कमेंट करिएगा और उत्तर दीजिए। इसका जो अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर है नीड का निर्माण, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और अगला क्या है, 10 द्वार का सोपान, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वारे से सोपान तक, इनको याद रखिएगा। यशपाल की आत्मकथा क्या है, सिंहावलोकन है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी या फारसी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, कमेंट करिए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, का, चा, टा, ता, पा वर्गों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, का, चा, टा, ता, पा, ये जो वर्ग हैं इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अंतस्थ में या, वा, रा, ला हो जाएगा, उष्म, सा, खा, सा, हा हो जाएगा। संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ। फिर अगला प्रश्न है, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या अयोग वाह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बा वाला। फिर अगला प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पो धन अन, पौ धन अन, पा धन वन या पा धन वन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पो धन अन, ठीक है। पहला आंसर सही हो जाएगा, पो धन अन। इसमें कौन सी संधि होगी ये कमेंट करिएगा। पवन शब्द में
कौन सी संधि होगी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इसको भी देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्रश्न देख लेते हैं। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी या तत्पुरुष समास? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? पहले इसका समास विग्रह कर लेते हैं। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, ऐसा कौन है जिसका कंठ नीला है? अर्थात कौन हो जाएंगे? अर्थात शंकर जी, ठीक है। कौन हो जाएंगे? शंकर जी। नीलकंठ किसे कहा जाएगा? शंकर जी को, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। यदि कहा जाए नीला कंठ तो उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। यदि कहा जाएगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देख लेते हैं बहुव्रीहि समास क्यों होगा। तो जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? शंकर जी की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी अन्य पद की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक बार समास को देख लेते हैं। समास को भी समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास है। अव्ययी जिस समास में पूर्व पद प्रधान रहेगा वहां पर अव्ययी समास रहेगा, और इसमें क्या होता है? समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है और कारक विभक्तियों का लोप रहता है। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या रहता है? पहला पद जो रहता है पूर्व पद, ये संख्यावाची रहेगा, ठीक है। संख्यावाची रहेगा और समूह या समाहार का बोध कराता है, समूह या समाहार का बोध कराएगा। इसके बाद है चौथा है कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में क्या रहेगा? कर्मधारय में, कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में क्या रहेगा? पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें क्या रहेगा? विशेषण विशेष से, ठीक है। या तो विशेषण विशेष का संबंध रहेगा या तो उपमेय उपमान का संबंध रहेगा, ठीक है। उपमेय और उपमान का संबंध रहेगा, इसको याद रखिएगा। फिर है कर्मधारय के बाद आ जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या रहेगा? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता रहेगी, ठीक है। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें क्या रहेगा? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता नहीं रहेगी, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे, ठीक है। तो ये समास है, याद कर लीजिएगा। पूर्व पद प्रधान रहेगा अव्ययी भाव समास, उत्तर पद तत्पुरुष समास, पूर्व पद संख्यावाची रहेगा तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। यदि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष या
उपमेय उपमान का संबंध रहेगा तो कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता रहेगी। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद में कोई प्रधान नहीं रहेगा, बल्कि किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करते हैं। ये समास याद कर लीजिएगा।